Hello students, this is chapter number 14 and the chapter name is water. Today's we are going to read our remaining chapter. ओके लास्ट वीडियो में हमने इसमें कुछ पॉइंट्स जो है हमने कवर किए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा था हाउ मच वाटर डू वी यूज़ एंड जो सेकंड पॉइंट था इसमें वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ठीक है, तो हम ये दो पॉइंट्स जो हैं इससे पहले की वीडियो में हम इसमें कवर कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा थर्ड पॉइंट है जो है वाटर साइकिल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल चक्र। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसको अच्छे से देखा होगा और चैप्टर को उतने उसमें समझा होगा। तो बच्चों, हमने जो दो पॉइंट्स कवर कर लिए थे उसके आगे का जो हमारा नेक्स्ट है अब इसमें वाटर साइकिल, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें जो आता है आप देख सकते हो, लिखा हुआ है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल जो होता है इसके वाष्पीकरण के बारे में हम इससे बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। लिखा है यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम, वेट क्लॉथ्स ड्राई आफ्टर सम टाइम्स, वेयर डज द वाटर फ्रॉम वेट सरफेसेस और वेट क्लॉथ्स गो। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि हमने कॉमनली देखा ही होगा कि जो पानी होता है जब फ्लोर पे कहीं गिर जाता है या कहीं क्या होता है, कहीं आप देखते हो कहीं पानी पड़ा हुआ है तो थोड़ी देर में क्या होता है डिसअपेयर हो जाता है ना, गायब हो जाता है। गीले कपड़े होते हैं हमारे, वो भी हमारे क्या होता है कुछ टाइम बाद तो जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा रहा है कि वो पानी जाता कहाँ है। अब है नेक्स्ट लाइन में वाटर ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड गेट converted into vapor. The water vapor escapes into the atmosphere. Similarly, water from the ocean, rivers, ponds, lakes, and other water bodies evaporates and goes into the air. However, the salts dissolved in the water are left behind. Water also evaporates from the field, roads, एंड अदर लैंड सर्फेसेस। सिंपल सी बात बोली जा रही है बच्चों कि जो पानी होता है वो हमारे आसपास के जो एरिया होता है वहाँ से क्या करता है, कहीं ना कहीं से हीट जो है ऑब्जर्व करता है, जिसके थ्रू क्या होता है वो वेपर उसमें यानी बाष्प बन के हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें स्किप होता है, यानी कि उसमें उड़ने लग जाता है भाप बनकर, या बोल सकते हो वाष्पीकृत होकर। तो सिमिलरली जितने भी हमारे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ जहाँ हम पानी दे सकते हैं, जैसे वाटर फ्रॉम यानी कि यहाँ बात हो जा रही ओशन की, रिवर यानी नदियाँ यानी सागर नदियाँ, तीर ये जो झील हो गए, तालाब वगैरह हो गए, ये जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हम जिनके बारे में बात करते हैं जहाँ हमें पानी मिलता है देखने को, तो इन सबसे भी क्या होता है इवापोरेशन यहाँ पर भी होती है पानी की। और पानी जो है वेपर यानी जो होता है भाप बन के वाष्प बन के हमारे एटमॉस्फेयर में स्केप होता रहता है, उड़ता रहता है। ठीक है, वाटर ऑल्सो एवेपोरेट फ्रॉम द फील्ड्स, जो हमारे खेत फील्ड वगैरह होते हैं, ये प्लेन एरिया हो गया, रोड्स हो गई, या फिर एक कोई लैंड सरफेस कोई भी हो गया, कोई भी ऐसी ज़मीन हो गई, वहाँ पर भी पानी जो होता है वहाँ पर भी इवेपोरेट होता है, यानी कि वहाँ पर भी वाष्पीकरण होता है। तो सिंपल से एक मेन यहाँ पे जो नीचे लाइन लगी है जिसमें आपको हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। कि कोई भी एक ऐसी जो प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर जो है लिक्विड है वो वाष्प में बदलता है, तो इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, एवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी कि हम बोल सकते हैं जब भी हमारा जो होता है पानी कहीं पे भी जो होता है लिक्विड जो है चेंज हो रहा है वेपर में, यानी कि भाप में चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात हो रही है ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और फ्रॉम any other body in contact with it. For example, during the drying of clothes in the sun, the water in the clothes observes heat energy of the sunlight. तो एक एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो वाष्पीकरण होता है, इस वाष्पीकरण की पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पानी होता है हमारे आसपास, जितनी भी गर्मी होती है पानी के आसपास की, वो वहीं कहीं कहीं नहीं सही हीट जो भी इसकी कांटेक्ट में होता है वो उसके थ्रू वो क्या करता है हीट ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे होते हैं, तो अगर वेट क्लॉथ्स हैं तो क्या होता है वो सन से हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस हीट एनर्जी के थ्रू क्या होता है सनलाइट जो उसको मिल रही है उसके थ्रू क्या होता है जो भी वाटर होता है वो वेपर में उसमें इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो है जो हीट वो ऑब्जर्व करता है उसके थ्रू क्या होता है उसके अंतर्गत क्या होता है जो वाटर है वो वेपर में चेंज होने लगता है, उसमें भाप सी बनने लगती है और कपड़े जो हैं धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो हम बात कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन
ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो पानी का एवेपोरेशन होता है उसकी जो दर होती है, रेट को हिंदी में बोल सकते हैं हम दर। तो जो एवेपोरेशन वाष्पीकरण की जो दर होती है जब पानी में एवेपोरेशन हो रहा होता है तो उसकी कुछ वो जो है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। उनमें कुछ फैक्टर्स ये हैं जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है फैक्टर उसमें जैसे टेम्परेचर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तापमान। तो तापमान कैसे इफेक्ट डालता है उस पर, इसमें बात हो रही है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद अ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे तापमान जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे समर सीज़न होता है यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज़ वाई इवेपोरेशन इज़ फास्टर ऑन अ हॉट समर डे देन इन विंटर और ऑन अ क्लाउडी डे। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा हॉट समर डे होता है यानी गर्मी का दिन होता है, हमारा गर्म दिन होता है, तो उस दिन इवेपोरेशन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन सर्दियों का दिन हो, कोई विंटर या कोई ठंडा दिन हो, या फिर कोई बरसात का दिन हो जिस दिन या बादल होते होंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस दिन सनी डे होगा यानी कि समर होगा, दिन गर्म होता है, सूर्य की जो होती है हीट कम्प्लीटली जो है सरफेस पे आती है, तो ऐसे टाइम पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है इसमें वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट डालता है, इसके लिए सबसे इजी होगा, आप सीधे सीधे एग्जांपल से समझिए कि जब एक ग्लास में रखा हुआ पानी और एक प्लेट में रखा हुआ पानी, इन दोनों के कंपैरिजन में जो है प्लेट का पानी जो है वो जल्दी वेपर होगा, उसका इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ग्लास में रखे हुए पानी की उसमें। ठीक है, तो लिखा हुआ भी है द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, दैट इज़ वाई वाटर टेकन इन अ प्लेट एवेपोरेट फास्टर देन व्हेन टेकन इन अ कप। सिंपल सी बात है, जब पानी किसी एक ऐसे बर्तन में जैसे ग्लास या कप में भर के रख दो या फिर एक खुले बर्तन में रख दो, तो खुले बर्तन का पानी जो है जल्दी से भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, थर्ड फैक्टर है इसमें विंड स्पीड। ठीक है, यानी कि जो हवा की जो गति होती है वो भी उस पर इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालती है। यानी कि जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होती है इवेपोरेशन में वो जो होता है हीट होती है, उसको जो पानी जो होता है भाप बन के जल्दी जल्दी उड़ने लगता है, तो विंड स्पीड भी उस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है बच्चों, तो आगे है अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं हमारे उनके माध्यम से पानी का नुकसान या लॉस कैसे होता है ये बताया जा रहा है। तो प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। सिंपल सही, हमें पता है कि पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए। अ पार्ट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय प्लांट्स इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, तो एक पौधे को भी क्या होता है, पानी का एक हिस्सा उसको वो अवशोषित करता है अपना भोजन तैयार करने के लिए। एक पौधा क्या होता है, पानी का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है अपने आप में ऑब्जर्व करता है। सम वाटर इज रिटेन्ड बाय देम इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। द एक्सेस वाटर इज रिलीज्ड और लॉस्ट बाय प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स इनटू द एयर। तो जो सबसे ज़्यादा पानी होता है वो पौधे की पत्तियों के माध्यम से ही जो होता है, लॉस्ट बोल सकते हो या रिलीज बोल सकते हो आप, जो होता है पौधे की पत्ती के माध्यम से ही जो है हवा में जाता है। द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, आप यहाँ देख सकते हो लिखा है इन वेपर फॉर्म। किस फॉर्म में जा रहा है वो, वेपर फॉर्म में जा रहा है, यानी कि भाप बन के जा रहा है। फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जो पानी होता है पौधे की पत्तियों के माध्यम से जिस तरह से वो भाप बन के उड़ रहा होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी इस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, जिन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। वो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर इसमें है, पहला है टेम्परेचर, सेकंड है ह्यूमिडिटी, थर्ड है विंड एंड द नेक्स्ट और जो फोर्थ है इसमें टाइम ऑफ द डे। ओके, तो देखिए ट्रांसपिरेशन में जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर के थ्रू हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, वैसा ही बताया जा रहा है। जो ट्रांसपिरेशन होता है इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर। जब जितना ज़्यादा तापमान होगा उसमें उतना ही पौधों में उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतनी ही जल्दी वो वाष्प बन के पानी उड़ता रहता है। थस ट्रांसपिरेशन इज़ फास्टर ऑन अ हॉट डे। ठीक है, जितना ज़्यादा गर्म दिन होगा ट्रांसपिरेशन भी उतनी फास्ट होता है। ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जितनी नमी होती है, अ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ हायर ऑन अ
ड्राई डे देन ऑन अ वेट और ह्यूमिड डे। ह्यूमिडिटी क्या हो गई, आपका एक ऐसा दिन या ऐसा समय जिसमें नमी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा तभी होता है, हायर होता है जब दिन जो है काफ़ी ड्राई होता है। ड्राई डे यानी सूखे दिन में, एक नमी वाले दिन में जिसमें काफ़ी नमी होती है, एक ऐसा दिन जिसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें काफ़ी नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो ऐसे दिन में ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो एक ड्राई डे में बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। थर्ड हमारा विंड है। ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज्ड विंड फ्लो। जो हमारा हवा का जो जितना विंड फ्लो होगा, हवा का जो बहाव होता है जितना ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से ट्रांसपिरेशन रेट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है टाइम ऑफ द डे। तो इसमें बात हो रही ट्रांसपिरेशन रेट इज़ फास्टर ड्यूरिंग द डे देन एट नाइट। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है दिन के समय ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन नाइट। तो रात के समय इतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता है जितना कि दिन के समय होता है। तो बोला जा रहा है, सिंपल सी कॉमन बात है कि वाटर वेपर मिक्सेस इन द एयर थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो सिंपल सी बात है कि जो पानी है वो भाप बन के कैसे किस कंडीशन में होता है, किस रूप में, थ्रू इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही जो पानी है वो हवा में मिक्स हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में बात करते हैं। When the air comes in the contact with the ice cold beaker, it gets cooled। ठीक है, तो ये तो एक ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है, एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई थी, उसके थ्रू बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बात हो रही है इसमें द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जो कंडेंसेशन की जो जिस तरह से वो करता है, काम करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बादलों के फॉर्मेशन में, किस तरह से बादल बनते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टेम्परेचर फॉल्स। आप सब जानते हैं कि हम सरफेस से, धरती के से जितना ऊपर ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, तापमान उतना नीचे गिरता रहता है। सो एज द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर। तो जिस जैसे हवा हम ऊपर की तरफ होती रहेगी, ये क्या होगी, इट गेट्स कूलर, वो जो है हवा ठंडी होती रहती है। एट सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पर जाके होता है, एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर क्या होता है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर स्टार्ट कंडेंसिंग एंड फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो पानी होता है, वेपर होता है, वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा होता है, तो एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर वहाँ जाकर जो होता है, एयर जो है किसी में कंडेंस होने लग जाता है, वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में परिवर्तित होने लगता है। दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रिमेन फ्लोटिंग इन द एटमोसफेयर। ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं हमारे एटमोसफेयर में फ्लोटिंग, इनके बारे में बताया कि फ्लोटिंग वैसे ही नॉर्मल रहती है क्योंकि बहुत छोटी होती है, इनका वेट इतना नहीं होता, तो हमारे वायुमंडल में क्या होती हैं, तैरती रहती हैं। दीज फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एयर अपेयर्स एज क्लाउड्स। तो ये क्या होता है, यही जो होता है हमारे आसमान जो है बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे बिकम हैवी एंड फॉल डाउन एज रेन। जब ये ड्रॉपलेट्स जो होती है सारी आपस में काफ़ी मिल जाती हैं, काफ़ी घनी हो जाती हैं और एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, एक बड़ी ड्रॉप, तो ये क्या होती है, काफ़ी हैवी होने की वजह से क्या होती है, फॉल डाउन एज रेन, बारिश के रूप में क्या होती हैं, नीचे गिरने लगती हैं। इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स फर्दर दीज ड्रॉपलेट्स गेट फ्रोजन एंड फॉल डाउन एज हेल और स्नो। अब क्या हो रहा है कि अगर ये टेम्परेचर फॉल्स फर्दर, अगर जो है तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, ये बर्फ़ के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट भी दे रखा है आपका, वाटर बैक टू ओशियन, इसको भी हम समझेंगे आगे। इसमें पढ़ते हैं, मोस्ट वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन फ्लोज डाउन टू द ओशंस। ठीक है, तो जितना भी पानी आता है मोस्टली अर्थ पर वो बारिश के रूप में, तो कहाँ जाता है, वो सारे सागरों में जाता है, जो समुद्र होता है वहाँ जाता है। हाउएवर अ पार्ट ऑफ रेन वाटर परकलेट्स डाउन इनटू द सोइल, और कुछ पानी का हिस्सा जो है कहाँ जाता है, वो मिट्टी में जाता है। दिस वाटर becomes available to us as ground water in wells, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एक्सेट्रा। और जो मिट्टी में जाने वाला पानी होता है, यही पानी जो हमारे लिए ग्राउंड वाटर के रूप में हमारे लिए काम करता है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कुएँ, ट्यूबवेल वगैरह, स्प्रिंग्स वगैरह, इन सब से हमें
ग्राउंड वाटर मिलता है। स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट टू द फॉर्म वाटर। दिस वाटर in the mountains form streams and finally rivers. This river water after passing through various region finally falls into a sea or an ocean. तो क्या हो जो बर्फ़ भी होती है वो पर्वतों से क्या होती है, मेल्ट होकर कहाँ आती है, पानी के रूप में आती है और नदियों में जाके मिक्स हो जाती है। ठीक है, दस वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रेन, हेल or snow goes back to the ocean. This continuous circulation of water in nature is called water cycle. तो जिस तरह से पानी जो है वापस जो है उसमें आता है, जो बर्फ़ है वापस पानी की फॉर्म में आती है और सागर में जाके समुद्र में जाके मिल जाती है। तो ये जो वापस पूरा जो चक्र है वापस कंटिन्यू जो सर्कुलेशन चलता रहता है पानी का, ये नेचुरली चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र, जिसके अंदर क्या हो रहा है, पानी वापस जो है वेपर के रूप में इवेपोरेट हो रहा है और वापस बादल बन के फिर से बरसात के रूप में नीचे आता है और समुद्र में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब आप ये देखिए, यहाँ पे हमने इस पिक्चर को देख रखा है, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो हमारे पास यहाँ पे ओशन दे रखा है, यहाँ लेक दी हुई है कुछ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ माउंटेन दे रखे जो स्नो के हैं, जहाँ से पानी मेल्ट होता है और लेक में आता है नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लेक है, लेक का पानी भी हमारा समुद्र में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, पौधों के माध्यम से भी ट्रांसपिरेशन हो रही है यहाँ पे, और इवेपोरेशन हो रहा है ना समुद्र के माध्यम से। इवेपोरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सनलाइट काफ़ी दिख रही है आपको। ठीक है, और यहाँ से भी जो हमारे पर्वत हैं, यहाँ पे स्नो बर्फ़ के जो होते हैं ग्लेशियर वगैरह, उनसे भी बर्फ़ मेल्ट होकर पानी के रूप में मिलती है, और जो पानी होता है सारा इवेपोरेट होकर सनलाइट के थ्रू जाता है, और फिर क्या होता है, बादल बनते हैं और फिर वहाँ से रेन बनकर वापस नीचे पानी कहाँ आता है, लेक में। ठीक है, धरती पर आता है और समुद्र में जाके मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वाटर इन ओशन, सीज, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स कंटिन्यू टू इवेपोरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। ठीक है, तो जो भी पानी होता है हमारा समुद्र का, झीलों का, सागर हो गई, हमारी नदियाँ हो गई या तालाब हो गए, इन सब का पानी कंटिन्यू जो है लगातार वाष्पीकृत इवेपोरेट होता रहता है। किस वजह से, जो हमारे सूर्य होती है उसकी हीट के थ्रू। प्लांट्स रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय ट्रांसपिरेशन, और जो पौधे होते हैं वो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से जो अपना पानी हवा में वाष्पीकृत करते हैं। एनिमल्स जो है, एनिमल एंड ह्यूमंस रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ब्रीदिंग। ठीक है, और जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं और मनुष्य हो गए, वो जो पानी है वो अपनी ब्रीदिंग यानी सांस लेने के ब्रीदिंग के थ्रू जो है अपना वो है पानी एटमॉस्फेयर में करते रहते हैं। ठीक है, रिलीज़ करते हैं। वाटर वेपर राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म क्लाउड्स। तो जो वाटर वेपर होता है, जो पानी जो वाष्प बन के हवा में गया, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में उड़ता है एंड गेट कंडेंस्ड टू द फॉर्म क्लाउड्स, और कंडेंस हो क्या होता है, बादल के रूप में आता है। द कंडेंस्ड वाटर देन रिटर्न्स टू अर्थ एज रेन और स्नो, और जो कंडेंस वाटर होता है, जो बादल बनने के बाद पानी नीचे आता है, वो किस रूप में आता है, बरसात या फिर बर्फ़ के रूप में नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फ्लो शीट देख सकते हो, डायग्राम की फ्लो शीट डायग्राम दे रखा है वाटर साइकिल का। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है ओशन, रिवर्स एंड लेक एंड पॉन्ड्स। ठीक है, सिंपल एक कॉमन है कि स्नो, जिसके थ्रू जो बर्फ़ इसकी पिघल कर या तो नदियों में जाती है या फिर झील या फिर तालाबों में जाती है। ठीक है, और इन तीनों के माध्यम से ही क्या हो रहा है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेट हो रहा है, और वही जो है इवेपोरेशन उसके बाद क्या होता है, क्लाउड्स में जाता है, क्लाउड्स से वापस बारिश होती है, बारिश के थ्रू जो पानी नीचे आता है, कुछ तो कहाँ जाता है, लेक्स वगैरह में जाता है ना, जो हमारी झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर के रूप में मिट्टी के अंदर जाता है, और वही ग्राउंड वाटर जो है पौधों को प्राप्त होता है, और पौधों से ही वापस पानी जो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस जाके क्लाउड के रूप में आ जाता है। तो ये जो है आप कंटिन्यू देख सकते हो, पूरा जो है वाटर साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, आपस में सब कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा वाटर साइकिल है, आपने बिल्कुल अच्छे से समझा होगा इसको। ठीक है, अब आप देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, जो जल चक्र है इसकी इंपॉर्टेंस का फ़ायदा क्या है।
द वाटर साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। कुछ जो हमारे रीज़न है, फॉलोइंग रीज़न नीचे दिए गए हैं, उन वजह से जो जल चक्र है बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उनमें से फर्स्ट पॉइंट है वाटर साइकिल हेल्प्स इन रेगुलेटिंग वेदर ऑन द अर्थ। ठीक है, जो वाटर साइकिल जल चक्र, इसके माध्यम से क्या है, धरती पर जो है, पृथ्वी पर जो वेदर रेगुलेट होता रहता है, कंटिन्यू मौसम परिवर्तित होता है जल चक्र के माध्यम से ही। गर्मी आती है, बरसात है, जो भी इसके माध्यम से ही होता है। सेकंड है वाटर साइकिल मेक्स वाटर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। The most important in the rainwater because it is the main source of water on the earth. Moreover, agricultural production also depends on rain in many parts of the world. ठीक है, तो जो बोला जा रहा है जल चक्र जो है, वाटर साइकिल है, इसके माध्यम से क्या है, जो है पानी जो है अर्थ पर, जो धरती पर अनेक प्रकार अलग तरीके से हमें मिलता है। कैसे मिलता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द रेन वाटर। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बारिश का पानी, क्योंकि जो ये जो है एक मुख्य स्रोत है पानी का जो धरती पर पाया जाता है। मोर ओवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो हमारा जितना भी खेती का होता है, कृषि क्षेत्र हो गया जहाँ जिसके माध्यम से खेती होती है, वो सब जो है बारिश के पानी पर ही निर्भर करती है। और कहाँ पर? सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे संसार में है। ये जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बारिश के पानी पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा है वाटर साइकिल। आप इसको आज अच्छे से पढ़िए, अपने नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा। जहाँ मैं आपको इसको फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो शीट डायग्राम है, इसको भी मैं आपको बनाने के लिए दूंगी। ठीक है, तो अभी आप इसका जो आज हमने थर्ड पॉइंट कवर किया है वाटर साइकिल, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, वीडियो को ध्यान से समझिए। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।